इतने दिनों बाद क्लास हो रही तो आधी चीजें तो ऐसी रहेगी। चलो डन। तो मैं बोल रहा था यार, हमारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हमें इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ये फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट हम क्या पढ़ेंगे कि इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक करंट कैरिंग वायर रख देंगे। तो अगर इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट कैरिंग वायर रखी है, तो फिर इस वायर पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो हमें वो फोर्स के बारे में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चेक करो पहले, जो ये मैंने बोला क्या ये समझ में आ गया या रिपीट करना है? रिपीट कर दो। रिपीट करना है। यार मैंने कहा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या दो पार्ट्स में? सबसे पहला पार्ट कि जैसे ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, क्या पैटर्न है, क्या डायरेक्शन है, क्या वैल्यू है, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट क्या है कि जैसे सपोज ये मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं ये करंट कैरिंग वायर रख रहा हूं, तो इस वायर पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो फिर मेरे को उस फोर्स के लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो ये है हमारा दो पार्ट्स ऑफ द चैप्टर। अब तो क्लियर है? यस। चलो यस डन। सर। बढ़िया। तो यार अगर आपको पता हो कि भैया सबसे पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट किसने फाइंड किया था, तो सबसे पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट फाइंड किया था ओर्स्टेड ने। और वो उसने बिल्कुल गलती से फाइंड किया था। ओर्स्टेड ने ओर्स्टेड ने क्या किया यार, उसने एक सर्किट डायग्राम लिया। मतलब एक सर्किट लिया। सपोज ये मेरी वायर है, जिसको मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक वायर है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसी एक बैटरी से। यार अब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के खत्म किया, करंट हमेशा कौन से टर्मिनल से फ्लो करता है? पॉजिटिव। भाई वेरी गुड। पॉजिटिव करंट टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो इस वायर में अगर मैं करंट पूछूं तो इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो यार अब इसके पास एक मैग्नेटिक कंपस रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। तो ओर्स्टेड ने क्या नोटिस किया कि यार जैसे ही इस वायर को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो ये हमारी मैग्नेटिक नीडल है ये फ्लक्चुएट कर रही है, ये डेविएट कर रही है। तो ये मैग्नेटिक नीडल फ्लक्चुएशन कब शो कर सकती है? ये मैग्नेटिक नीडल फ्लक्चुएशन तभी शो कर सकती है जब आसपास क्या प्रेजेंट होगी, आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। तो इसी से क्या कॉन्क्लूड हुआ कि अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और यही चीज हमारी कहला रही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार चेक करो, इसको फिर से रिपीट करना है। यस सर। ओके, किसी ने कहा यस सर। यार बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूं जैसे इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, अगर इस वायर के पास मैं कोई भी एक मैग्नेटिक कंपस रख लूं, तो मेरे को चेक करना है कि वो मैग्नेटिक कंपस फ्लक्चुएट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैग्नेटिक कंपस फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन अगर मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपस हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आसपास पक्का कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड रही होगी। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक नीडल फ्लक्चुएट कर रहा है? तो इधर ये मैग्नेटिक जो फील्ड है वो प्रोड्यूस करी है इस करंट कैरिंग वायर। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब क्लियर है? यस सर। चलो डन। बढ़िया। बिल्कुल इसी का सेम प्रोसीजर टेक प्लेस इन सोलेनॉइड आल्सो, बिल्कुल। जैसे सबका ये नोट डाउन हो जाए भाई बता देना। बिल्कुल श्रेया। काश मार खाओगे। डन सर। डन, चलो लेट्स प्रोसीड। भाई आई किसका? हुई है। ले, पायल फिर से माइक ऑन हो गया, माइक म्यूट करो।
चलो इधर देखो। तो यार अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिखो नेक्स्ट हेडिंग कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ये किसने कैलकुलेट किया। भैया दैट इज बायो सॉवर्ट्स लॉ। लिखो हेडिंग बायो सॉवर्ट्स लॉ। भाई बायो सॉवर्ट्स लॉ क्या कह रहा है कि सपोज ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इस वायर की कुछ ना कुछ लेंथ है एल, और इस वायर की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे। ये पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट पी मैंने ले लिया कि ये पॉइंट पी कुछ ना कुछ आर डिस्टेंस पे है, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा। एक बार रिपीट कर रहा हूं, चेक करो। मैंने कहा कि हमारे पास कोई ना कोई एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। क्या ये चीज क्लियर है? बिल्कुल वंशिका, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अरे अरे मेरी बात सुनो, क्यों मेरा टॉपिक वो माइंड डाइवर्ट कर रहे हो? हाँ भाई मुझे पता है आज मैं बहुत अलग दिख रहा हूँ, इसको छोड़ो, पहले इस पे फोकस कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सब बिल्कुल मेरे को मतलब चैट बॉक्स में हंसी दिलवा रहे हो फालतू में। चलो इधर भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, वैसे क्लास इतने दिनों बाद तो हो रही है। भाई मैंने कहा हमारे पास कोई एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इस वायर की लेंथ कितनी है एल। हमें ओस्टेड ने क्या प्रूफ करके दे दिया इस एक्टिविटी से, भले ही एक्टिविटी उसने गलती से परफॉर्म करी है, लेकिन इस एक्टिविटी से उसने क्या प्रूफ कर दिया, उसने ये प्रूफ कर दिया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, भैया ध्यान देना, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन से वेरिएबल से डिनोट करते हैं? याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे सिंबल बी से। तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि फील्ड कोई सी भी क्यों ना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी की सारी फील्ड स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, ये सारी की सारी भैया वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो यही चीज हम इधर कर रहे हैं कि इधर भैया हमने एक करंट कैरिंग वायर लिया, उसकी वजह से हम इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस कितना लिया आर, और ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो बायो सॉवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि इस पूरी वायर की वजह से आप डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, छोटा सा एलिमेंट। इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट को हम कहेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्यों? क्योंकि ये छोटा सा एलिमेंट है वायर का, एक वायर का छोटा सा हिस्सा है जिसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा है। तो आप मेरे को ये सोच के बताओ कि अगर ये मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ कितनी लूंगा मैं? अगर टोटल वायर की लेंथ डीएल है तो सॉरी एल है तो, मैंने पहले ही बोल दिया, इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी डीएल, मैंने ही बोल दिया। इस डीएल एलिमेंट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? क्या टोटल करंट आई फ्लो करेगा या थोड़ा सा करंट आई का कम करंट फ्लो करेगा? आई करंट को आई कर भाई वेरी गुड। जैसे इस तरीके से एग्जांपल लो कि ये मेरे पास पूरी की पूरी वायर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं इस पूरी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? भैया मैं कह रहा हूं इस पूरी वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई। भैया फिर से मैं कह रहा हूं ये पूरी की पूरी वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो अगर मैं इस वायर का छोटा सा हिस्सा लूं तो इसमें भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? भैया इसमें करंट सेम फ्लो कर रहा है आई। तो आई और लेंथ हो गई डीएल, इसलिए इसको हमने क्या कहा? करंट एलिमेंट। तो बायो सॉवर्ट्स लॉ के हिसाब से जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये बहुत छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा डीबी, और ये डीबी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? तो चेक करो, सबसे पहला पॉइंट कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी करंट पे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी करंट एलिमेंट की लेंथ पे, डीएल पे। तीसरा कि भैया ये डिपेंड करेगी साइन थीटा पे, जहां पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्टेंस। ये लिख लेना यहां पे कि थीटा क्या है भैया, इट इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट और किसके बीच का एंगल है? करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। प्लीज यहां तक चेक करके बताओ पहले, यहां तक किस किस को डाउट है? फोर्थ, मैंने आपको बोला था तीन टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म। ये तीनों के तीनों फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है
कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर। चेक करो पहले 4 पॉइंट्स में कोई डाउट है क्या? नो सर। तो इन चारों को क्लब कर दो, इन चारों को क्लब करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा कि डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इधर प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और इधर वो कांस्टेंट क्या है भैया, इधर वो कांस्टेंट है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये फाइनल फॉर्मूला बना है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का किसी भी एक करंट एलिमेंट के लिए, कि किसी भी एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है और मैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब म्यू नॉट बाय पाई कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है भैया, इस कांस्टेंट की वैल्यू है 10 टू द पावर -7। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करना, जैसे के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हुआ करता था, इसकी वैल्यू कितनी हुआ करती थी? भैया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन ये 9 वेरी गुड 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कैसे आई थी वैल्यू, कि भैया के का एक फॉर्मूला हुआ करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट हुआ करता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी थी 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। सेम ऐसे ही इधर है कि भैया म्यू नॉट बाय 4 पाई पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, और इस पूरे के पूरे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -7। तो हमारे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू नॉट की वैल्यू इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ पे ये म्यू नॉट हमारा क्या कहलाता है भैया, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, एप्सिलॉन नॉट हमारा कहलाता था परमिटिविटी, लेकिन इधर म्यू नॉट क्या कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है कि भैया ये वैल्यू सिर्फ तब तक एप्लीकेबल है जब तक हम वैक्यूम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैं कोई और मीडियम ले लूं तो फिर ये वैल्यू चेंज हो जाए। अब एक बार चेक करके बताओ इस फॉर्मूले में किस किस को डाउट है। अभी ये फॉर्मूला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसके बारे में और पढ़ना है अच्छे से, बस यहां तक चेक करके बताओ कि भैया किस किस को डाउट है, जिसको डाउट है फिर उसके लिए रिपीट करूंगा। डन, वेरी गुड, डन नो सर। सर क्लियर। क्लियर है, ठीक है, एक बार पूछ रहा हूँ कर दो सर प्रीवियस स्लाइड स्लाइड। एंड भैया मैं देखते जा रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों का मतलब वो डाउन होते जा रहा है, जो जोश था उसको थोड़ा सा वो रखो, नहीं तो फिजिक्स बाद में बोरिंग लगने लग जाएगी। जहां आपने थोड़ा सा छोड़ दिया फिजिक्स वहां फिर पूरा ही छूटेगा वो। डन सर। डन। ऋतिका क्या कह रहे हो, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब म्यू नॉट, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, ये लो नेक्स्ट स्लाइड। सर हाउस द जोश बायो क्लास में दिख रहा था, हाँ बायो क्लास में मेरी आवाज आ रही थी तुम्हें, मेरे को पता चला। सोनाक्षी कहां से रिपीट करना है? सब लोग यही बोले जा रहे हैं कि मैं काफी अलग लग रहा हूँ, अरे चलो अलग तो लग रहा हूँ, ये बताओ अच्छा लग रहा हूँ गंदा लग रहा हूँ? सर अच्छे लग रहे हो, सर अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। अच्छा डन। आकाश आप पूछ रहे हो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, मतलब आप पाई की वैल्यू रख के सॉल्व करना चाहते हो। तो आकाश आपको एक बात बता दूं, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं करने को मिलेगी, क्योंकि हमारा हमेशा ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। और बाकी मैं अलग इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी क्या किया था, हमारी क्लासेस बहुत कम हो रही थी, मैंने अच्छा खासा अपना पूरा बियर्ड ग्रो कर लिया था, अब इतने दिनों बाद बिल्कुल उस पर सफाई चली है, तो बिल्कुल अलग तो लगूंगा ही लगूंगा। चलो बढ़िया भैया, तो आगे बढ़े, सबका कंप्लीट हो गया है तो यस सर। चलो अब थोड़ी सी गहरी बातें कर लेते हैं भैया, आ जाओ ना सीरियस। चलो अरे थैंक यू सो मच यार, अगर मैं अच्छा लगा थैंक यू सो मच। आ जाओ अब सीरियस हो यार। अगर आपको याद हो हम वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कौन से दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम वेक्टर्स को? वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट।
वेरी गुड। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहा हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ये तो उसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? आपके पास फाइनल आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। और डॉट प्रोडक्ट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है भैया? डॉट प्रोडक्ट में यूज होता है हमारा कॉस थीटा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं, दूसरा प्रोडक्ट होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। मतलब इसमें साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। तो आप एक चीज ये देखो कि मेरा जो डीबी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एलएचएस में, और आरएचएस में मेरे पास साइन थीटा आ रहा है। तो मतलब ये जो मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट होगी या ये डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट होगी? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। भाई वेरी गुड, ये क्रॉस प्रोडक्ट से कैलकुलेट होगी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको दो वेक्टर क्वांटिटीज चाहिए। तो आप मेरे को ये बताओ, इस पूरे फॉर्मूले में आपको कौन कौन सी दो वेक्टर क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं? इस पूरे फॉर्मूले में आपको कौन कौन सी दो वेक्टर क्वांटिटीज दिखाई दे रही हैं, ये बताओ। सबसे पहले आ जाओ करंट पे। करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? इतना धीरे से क्यों बोला? कॉन्फिडेंस से बोलो भैया। करंट हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है। वेयर डीएल, डीएल है लेंथ। भैया याद रखना, लेंथ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है। तो फिर दूसरी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी बची? तो दूसरी वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास बच रही है आर, क्योंकि आर पोजीशन वेक्टर है। तो मैंने इन दोनों को ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। याद रखना, आर पोजीशन वेक्टर है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, डीएल लेंथ है, लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो यार हम क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को? मैं इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा, और हम लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई एज इट इज। आप यहां पे लिखोगे डी एल क्रॉस आर वेक्टर। साइन थीटा को हटा दोगे, क्योंकि साइन थीटा हटाने का मतलब क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट लगाना। तो मैंने लिख दिया डी एल क्रॉस आर, और अगर ऊपर आपने एक आर लिखा है तो नीचे एक आर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? आर क्यूब। ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला फॉर्मूला हमारा कहलाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म। अब आप बोलोगे इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है? भैया इस फॉर्मूले का बहुत इंपॉर्टेंस है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकता हूं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, उस चीज को चेक करो भैया। क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, यहां पे आ जाओ वापस से। क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से ए क्रॉस बी कोई एक नई वेक्टर क्वांटिटी देगा सी। क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि सी वेक्टर हमारा ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और किसके परपेंडिकुलर होगा? बी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसी से ये चीज यहां पे कंक्लूड हो जाएगी क्या, कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस किसके परपेंडिकुलर होगी? वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगी, और किसके परपेंडिकुलर होगी? आर के भी परपेंडिकुलर। भैया मैं बहुत कुछ वन फ्लो में बोल गया हूं, चेक करो किस किस को रिपीट करना है और क्या क्या रिपीट करना है, चेक करो। So once again, next slide. नेक्स्ट स्लाइड ले लो। Done, sir. डन, वेरी गुड। भैया फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पूरे चैप्टर में ये बार बार यूज होगा, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ना होगा जहां पे ये यूज ना करने को मिले। हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट में यूज करना होगा। तो इसलिए एक बार क्विक रिकॉल, रिपीट। भाई दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करता तो कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आना चाहिए था, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए थी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा यूज होता है, और मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो जैसे मैंने ए क्रॉस बी किया, तो इसको मल्टीप्लाई करके एक नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी सी। अब जो ये सी है, ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये बी के भी परपेंडिकुलर होगा।
ये प्रॉपर्टी होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो वही चीज मैंने इधर कहा, मैंने कहा कि यार हमारे पास पीछे फॉर्मूले में साइन थीटा आ रहा था, तो मतलब कहीं ना कहीं ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर क्वांटिटीज चाहिए थी, तो हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज मिल गई, डीएल और आर, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि भैया हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ऋत्विका अभी उस चीज में बाद में आएंगे, अभी वो चीज यहाँ पे यूज नहीं हो रही है। तो जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, प्लीज एक बार चेक करो, एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूं, अब एग्जाम्पल से चेक करना। भाई सपोज ये मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, ये स्ट्रेट वायर लिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट पी पे। अब एक चीज बताओ, आपको एक्सिस का आइडिया होगा, अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करूं तो हमें पता है हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, तीन एक्सिस। भैया ये जो राइट साइड एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस लेते हैं जनरली? राइट साइड एक्सिस एक्स एक्सिस। तो याद रखना, राइट वाले को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे और लेफ्ट वाले को नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस ऊपर वाले एक्सिस को हम जनरली क्या लेते हैं? और जो ये आउटवर्ड्स आएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जो ये आउटवर्ड्स आएगा तुम क्या लेंगे? पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो एक बार चेक करो, फिर से कह रहा हूं, राइट साइड को एक्स एक्सिस, ऊपर को प्लस वाई एक्सिस, और आउटवर्ड्स, मेरे लिए आउटवर्ड्स होने का मतलब है कि फिंगर मेरी तरफ ही आनी चाहिए। तो भैया मेरी तरफ ही फिंगर आएगी तो आउटवर्ड्स, तो वो मेरे लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि मेरे लिए इनवर्ड्स का मतलब है कि स्क्रीन की तरफ फिंगर आना। तो ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। गुड। तो इधर देखो, मेरे को बताओ वायर की जो लेंथ है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है? बताओ, वायर की जो लेंथ है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को हम क्या डिनोट करते हैं? भैया वाई एक्सिस को हम डिनोट करते हैं जे कैप से। सिमिलरली मेरे को बताओ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कौन से एक्सिस के अलोंग है? आर की वैल्यू मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप के अलोंग है। अब आई कैप के अलोंग है तो मेरे को एक चीज बताओ, मेरे को करना है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना इधर। भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट करी जाती है डी एल क्रॉस आर वेक्टर से। तो डी एल है हमारे पास जे कैप में, और आर वेक्टर है आई कैप में। तो मेरे को बताओ जे क्रॉस आई कितना होता है? भैया जे क्रॉस आई कितना होता है? तो 1। ओके। भैया ये चीज याद रखना, क्लॉक रूल, आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है? आई क्रॉस जे के बराबर। जे क्रॉस के यहां लिख देता हूं, चलो आपको डाउट होगा। भाई जब तक, इधर सुन लो पहले, वन नहीं होगा जब तक आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे आई क्रॉस जे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जे क्रॉस के करूंगा तो वैल्यू कितना आएगा? प्लस आई। सिमिलरली के क्रॉस आई करूंगा तो कितना आएगा? प्लस जे। चेक करो, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। लेकिन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले गए, एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया वैल्यू नेगेटिव में आएगी। मतलब कि अगर मैं जे क्रॉस आई लिखूं तो जे क्रॉस आई मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज चले गया तो इसकी वैल्यू माइनस के आएगी। सिमिलरली आई क्रॉस के लिखूंगा तो आई क्रॉस के फिर से मैं एंटी क्लॉकवाइज चले गया तो फिर से इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस जे। और अगर मैं के क्रॉस जे लिख रहा हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस आई। तो मेरे को इधर चेक करके बताओ, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई मैं क्लॉकवाइज गया हूं या एंटी क्लॉकवाइज गया हूं? जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज। तो जे क्रॉस आई किसके बराबर आएगा? माइनस के। माइनस के का मतलब है माइनस जेड एक्सिस, माइनस के का मतलब है माइनस जेड एक्सिस। तो ये वाली डायरेक्शन को हम इनवर्ड्स कहेंगे या आउटवर्ड्स कहेंगे? इनवर्ड्स, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्लस जेड एक्सिस का मतलब होता है आउटवर्ड्स। आप चाहे तो यहां पे लिख लो कहीं साइड में कि भैया प्लस जेड एक्सिस का मतलब होता है आउटवर्ड्स और माइनस जेड एक्सिस का मतलब है इनवर्ड्स। तो मेरे पास आ रहा है माइनस के कैप, माइनस के कैप का मतलब हो गया माइनस जेड एक्सिस, तो ये इनवर्ड्स डायरेक्शन हो गई। क्या आपको कैलकुलेट करना समझ में आया डायरेक्शन? डन। क्या कोई कह रहा था रिपीट करना है?
अब बार बार आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने, अच्छा स्लाइड ये लो पहले नोट डाउन करो। बढ़िया भाई, अगेन कोई डाउट हो पूछ लेना। चलो डन, ये वाला भी नोट डाउन कर लो। चलो डन। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बार बार आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करोगे, ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। बार बार इस तरीके से थोड़ी कैलकुलेट करेंगे। तो इसी का एक दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है भैया? दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आप यूज करो राइट हैंड थंब रूल। भैया राइट हैंड थंब रूल अब ध्यान से देखना कि कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स का नाम सेम आएगा, लेकिन आपको चेक करना है कि हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मेरे को बताओ हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? भैया हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं। वैल्यू तो हमें पता है कैसे कैलकुलेट करनी है। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? वैल्यू के लिए तो फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? कि भैया डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वैल्यू तो इससे कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन अब डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करेंगे। तो भाई आप अपना राइट हैंड लो और इसमें थंब को ओपन करो इस तरीके से, थम्स अप देते हैं, थंब को ओपन करो। तो जो ये हमारा थंब है, ये कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट आउट होना चाहिए? तो याद रखो थंब हमारा हमेशा करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट होना चाहिए। फिर आप अपनी फिंगर्स को घुमाओगे, कर्ल्स ऑफ फिंगर, मतलब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। आप अपनी फिंगर्स को कहां पे कर्ल करोगे? भैया आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। पॉइंट पे जिस पे आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो। तो कर्ल्स ऑफ फिंगर हमें क्या बताएगी? कर्ल्स ऑफ फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। जैसे लो एक एग्जांपल, क्या एग्जांपल फिर से समझो भाई, ध्यान देना इस एग्जांपल पे, इंपॉर्टेंट है ये। कि भैया ये मैंने एक वायर ली, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया मैंने Q। मैं इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहता हूं कि पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है और पॉइंट Q पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है। तो हाँ पहले ये तो सुन लो फिर प्रीवियस स्लाइड। तो यार एक चीज देखो, जैसे इस पेन को लो कि भैया ये वायर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप अपना थंब किधर ओपन करोगे? ऊपर की तरफ। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? Yes, sir. अब मेरे को बताओ पॉइंट पी इस वायर के राइट में है या लेफ्ट में है? राइट में है ना पॉइंट पी। तो पॉइंट पी अगर इस वायर के राइट में है तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। मैंने अपनी फिंगर्स को घुमाया, तो मेरी फिंगर्स आप लोगों की तरफ आ रही है या मेरी तरफ ही आ रही है? सर आपकी तरफ ही आ रही है। मेरी तरफ कहाँ आ रही है? मेरी फिंगर्स तो आप लोगों की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, चेक करो। सर जब हमारी तरफ आ रही है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब एक काम करो, सब अपने हाथ में भैया पेन लो इसी तरीके से, ठीक है? और मैं कह रहा हूं भैया आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया मैंने करंट को ऊपर की डायरेक्शन में लिया, इसलिए। सबने यहां तक कर लिया? Yes, डन। अब क्या करो, आपका पॉइंट पी राइट में है, तो अपनी फिंगर्स को पॉइंट पी पे लेके आओ। तो भैया मेरा पॉइंट पी राइट में है, तो मैंने ऐसे फिंगर्स को ओपन किया। अब मैं पॉइंट पी को फिंगर्स को घुमाऊंगा। तो जब मैं फिंगर्स को घुमा रहा हूं तो मेरी फिंगर्स स्क्रीन की तरफ आ रही है या मेरी तरफ ही आ रही है? तो मैंने देखा जब मैं फिंगर को पॉइंट पी पे घुमा रहा हूं तो मेरी फिंगर स्क्रीन की तरफ जा रही है। अगर मेरी फिंगर स्क्रीन की तरफ जाए तो वो डायरेक्शन क्या आएगी? वो डायरेक्शन इनवर्ड्स आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड्स है। चेक करो ये क्लियर हुआ? Yes, sir. डन। अब पॉइंट क्यू लेफ्ट में है, तो अपनी फिंगर्स को घुमाकर लेफ्ट तक लेके आओ। अपनी फिंगर्स को घुमाकर लेफ्ट तक लेके आओ। तो जब मैं अपनी फिंगर्स को लेफ्ट तक लेके आया घुमा के, तो ये फिंगर्स मेरी तरफ ही आ रही है या स्क्रीन की तरफ आ रही है? सर आपकी
तो सर अगर आपका वेरी गुड, तो अगर मेरी फिंगर्स मेरी तरफ ही आ जाए, आई रिपीट, अगर हमारी फिंगर्स हमारी तरफ ही आ जाए तो उसको हम कहेंगे आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। आप सब लोग खुद से ट्राई करो और चेक करो कि आपको ये चीज क्लियर हो रही है। मैं आपको तरीका बताता हूँ उसको कैसे करोगे। तरीका देखो क्या करोगे भैया। जैसे ये मेरे फोन को एक पेपर समझ लेना, आप अपने हाथ पे एक पेपर लो और उस पे ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, सेम डायग्राम ड्रॉ कर दो कि वायर बनाई, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। इस तरीके से वायर में फिंगर्स ओपन किया, पॉइंट पी मैंने इधर लिया है, तो जरा अपनी फिंगर्स को पॉइंट पी पे घुमाओ, तो आपकी फिंगर्स पेपर को टच करके अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो इनवर्ड्स। फिर आप अपनी फिंगर्स को इधर पॉइंट क्यू पे लेके आना चाहते हो, तो जब मैं पॉइंट क्यू पे लेके आना चाहूंगा तो मेरी फिंगर्स मेरी तरफ ही पॉइंट आउट होने आने लग जाएगी, मतलब पेपर से बाहर निकलेगी। तो अगर फिंगर्स पेपर के बाहर की तरफ निकल रही है तो वो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड्स। सबको तरीका समझ में आया या रिपीट करना है? डन सर। क्लियर है सर सर। समझ आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोलूं ना, तो प्लीज आपको क्या करना है, आपको अपना हाथ आपकी नोटबुक के ऊपर रखना है। जैसे आपने नोटबुक के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी होगी, अपने थंब को उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रख दो, नोटबुक के ऊपर। और फिर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की तरफ फिंगर्स को रोटेट कराने की कोशिश करो और चेक करो कि आपकी फिंगर्स आपके नोटबुक के अंदर जा रही है या नोटबुक से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो आपको अपने आप इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स क्लियर हो जाएगा। यस सर, इनवर्ड। यस सर डन। डन, वेरी गुड। अब इनवर्ड्स के लिए हमने एक सिंबल असाइन कर दिया, क्या भैया, इनवर्ड्स को हमेशा हम क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स, क्रॉस सिंबल से। और आउटवर्ड्स को हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट सिंबल। डॉट से। आउटवर्ड्स के लिए डॉट, इनवर्ड्स के लिए क्रॉस। तो सबसे पहले तो आप इसी चीज पे अपनी ग्रिप बनाओ कि आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना समझ में आया या नहीं आया। तो मैं मल्टीपल एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप खुद से कैलकुलेट करके उसमें बताओगे कि इनवर्ड्स आ रही है या आउटवर्ड्स आ रही है डायरेक्शन। अब ये लोग प्रीवियस स्लाइड और जिसको जो जो नोट डाउन करना है वो करो। प्रतिभा, अब आपको क्लियर है? प्रतिभा मैडम, ओके। डन। तो एक तो ये एग्जांपल मैंने आपको कराई दिया है, तो अब अलग अलग एग्जांपल्स लो, उसमें आप खुद ही डायरेक्शन फाइंड करके एक एक करके आंसर बताओगे। तो दिस आर एग्जांपल्स। चलो भैया चेक करते हैं। मैंने ये एक वायर लिया है, इसमें अब की बार मैं करंट फ्लो करा रहा हूं डाउनवर्ड्स। यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट क्यू, और पॉइंट पी, यहाँ पे एक पॉइंट क्यू, और इसी की लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट आर। तो बताओ भैया, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? और ऐसे ही एक ये लास्ट केस करो कि भैया ये वायर मैंने हॉरिजॉन्टल कर दी, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। फिर से यहाँ पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी, ऊपर एक पॉइंट लिया, पॉइंट क्यू। तो इसमें भी बताओ करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स? चलो लगो काम पे। पी, क्यू एंड आर, इधर भी किस पे फाइंड करनी है, पी पे एंड क्यू पे। गुड शिफाली, गुड। भाई बहुत सही, काफी लोग आंसर बिल्कुल सही देते जा रहे हैं। जतिन बहुत सही, आकाश बहुत सही, बिल्कुल। भाई फटाफट सब लोग करो कंप्लीट फर्स्ट दोनों पार्ट्स के, फिर डिस्कस करते हैं।
चलो भैया आओ लेट्स डिस्कस। तो यार अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं तो अब की बार आपका थंब नीचे होना चाहिए, नीचे। पॉइंट क्यू की तरफ फिंगर्स को घुमा रहा हूं तो भैया मेरी फिंगर्स स्क्रीन की तरफ आ रही है, तो मेरी फिंगर्स स्क्रीन की तरफ आ रही है तो पॉइंट क्यू पे क्या हो जाएगा भैया, पॉइंट क्यू पे हो जाएगा इनवर्स। मोस्टली जिन्होंने भी आंसर भेजा है सबका यही आंसर आ रहा है, तो भैया वेरी गुड। सेकंड केस मतलब पी पॉइंट पे देखूंगा तो फिर से पी पॉइंट के लिए फिंगर्स को घुमाऊंगा, पॉइंट पी पे लेके आया फिंगर्स को, तो ये फिंगर्स मेरी तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है। वैसे भी एक चीज याद रखो, जब लेफ्ट वाले के लिए अगर इनवर्ड्स आ रहा है तो राइट वाले के लिए तो क्या आएगा ऑटोमेटिकली, आउटवर्ड्स आएगा। अब पॉइंट आर, ये भैया पॉइंट आर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए चेक करो। अगर कोई भी पॉइंट वायर की लाइन पे ही आ रहा है या वायर के ऊपर ही आ रहा है तो याद रखना उस पे मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं होगी, उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये वायर के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है। आई रिपीट, जैसे इधर पॉइंट पी ने वायर के साथ कितना एंगल बनाया, तो आप कहोगे भैया यहाँ पे बनाया 90 डिग्री। पॉइंट क्यू ने भी वायर के साथ कितना एंगल बनाया भैया, यहाँ पे भी एंगल बनाया 90 डिग्री। लेकिन पॉइंट आर के लिए अगर मैं देखूं तो पॉइंट आर तो उसी की लाइन पे आ रहा है। अगर कोई चीज सेम लाइन पे आ जाए तो एंगल कितना होगा, जीरो, और साइन 0 डिग्री कितना होता है, जीरो, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी आएगी उस पे, जीरो आएगी। तो एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, चेक करना कि अगर कोई भी पॉइंट वायर की लाइन के ऊपर ही आ जाए तो भैया उस पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी जीरो। अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। भैया सेकंड केस अब सिंपल ही था, जब फर्स्ट केस ही हो गया डिफिकल्ट वाला तो सेकंड केस में कुछ नहीं रह गया। आपको थंब इधर ओपन करना है, पॉइंट क्यू की तरफ अगर मैं फिंगर्स को लेके जाऊं तो पॉइंट क्यू के लिए फिंगर्स आउटवर्ड्स आ रही है और पॉइंट पी के लिए फिंगर्स इनवर्ड्स जा रही है। तो पॉइंट पी, सब लोग चेक कर लो सबका आंसर अभी भी यही था या नहीं, पॉइंट पी पे इनवर्ड्स एंड पॉइंट क्यू पे आउटवर्ड्स। तो पॉइंट क्यू पे आउटवर्ड्स है, ई पे इनवर्ड्स है, तो इस तरीके से ये मैंने सिंबल ड्रॉ कर दिया भाई, वेरी गुड। क्या आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे, अगर ये सबको क्लियर है तो? वेट सर। ओके डन, वेट कर लेते हैं भैया। डन सर। ओके गुड। इधर वेदर कैसा है भैया, 2-3 दिन से तो इधर बारिश हो रही थी लेकिन आज फिर से वेदर इधर गर्म हो गया है। चलो लेट्स कंटिन्यू। अब यार बायो सर्वेट्स लॉ अप्लाई करके हमें मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए कैलकुलेट करनी है। तो जैसे सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट भैया क्या है, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। भैया इसके लिए लिखो स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, इनफाइनाइट वायर वाला होगा। तो आओ सॉल्व करते हैं। भैया ये मैंने कोई एक फाइनाइट वायर लिया, ठीक है, ये मैंने क्या लिया है, एक फाइनाइट वायर लिया। फाइनाइट वायर का मतलब कि इस वायर की कोई ना कोई लेंथ है। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, इस वायर की कोई ना कोई लेंथ ले लो एल, और मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं इस पॉइंट पी पे। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी ना यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज वायर के लिए, इधर भी वही सीन है, सेम वही सीन है कि आप इस वायर के एंड पॉइंट्स, आप इस वायर के एंड पॉइंट्स को पॉइंट पी से ज्वाइन कर दोगे। जब आप इस वायर के एंड पॉइंट्स पॉइंट पी से ज्वाइन करोगे तो आपको दो एंगल्स मिलेंगे। नीचे वाला एंगल होगा θ1 और ऊपर वाला एंगल कितना होगा, ऊपर वाला एंगल होगा θ2। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, डेरिवेशन हमें नहीं करनी, इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आती भी नहीं है तो टेंशन मत लेना। म्यू नॉट बाय आई, सॉरी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए या 4 पाई आर। बुक्स में ए लिखा हुआ है तो मैं आपको ए से ही लिख के चलता हूं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 4 पाई ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये फॉर्मूला किस चीज का है, वैल्यू कैलकुलेट करने का। और डायरेक्शन किससे कैलकुलेट करोगे, डायरेक्शन तो जो रूल अभी पढ़ा उसी रूल से कैलकुलेट करोगे।
एक बार चेक करके बताओ कि क्या इस फॉर्मूले में कोई डाउट है किसी को? नो सर। गुड। तो फिर से रिपीट कि भैया मैंने कोई एक फाइनाइट वायर ली और इस फाइनाइट वायर में करंट फ्लो कर रहा है कुछ ना कुछ आई, और इस करंट फ्लो आई की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी एक पॉइंट पी पे। तो सबसे पहले हम वायर के एंड पॉइंट्स ज्वाइन कर देंगे पॉइंट पी से, हमें कुछ एंगल्स मिलेंगे θ1 θ2, और ये फिर ये फॉर्मूला आपको रटना है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? भैया डायरेक्शन कैलकुलेट होगी आपकी सेम राइट हैंड थंब रूल से। लेकिन ये फॉर्मूला फाइनाइट वायर के लिए है, ये आपको याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम लाइक 90% ऑफ द केसेस में कौन सा केस आता है भैया? स्पेशल केस आता है इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट वायर। तो मेरे को बताओ अगर मैं इनफाइनाइट वायर ले रहा हूं तो फिर हमारे पास जो θ1 और θ2 की वैल्यूज है वो कितनी कितनी आएंगी? अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया हुआ है। 90 डिग्री। भाई वेरी गुड। तो इस केस में इसका सेंस कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, तो अगर मैं θ1 और θ2 की वैल्यू देखूंगा तो θ1 और θ2 की वैल्यू 90 डिग्री आएगी। तो आप क्या करो, पीछे वाले फॉर्मूले में बस 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमारे पास फॉर्मूला था म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90। भैया साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ऊपर एक 2 आएगा, नीचे 4 है। तो याद रखो, आपको बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। और अगर इनफाइनाइट वायर नहीं हुई तो फिर तो आपको एंगल्स चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। Done, sir. Very- Wait. हाँ करो आराम से। Done, sir. चलो नो वेट, सर। ठीक है, वेट कर रहे हैं। डन सर। ठीक है, चलो नाउ लेट्स प्रोसीड। तो यार इसी के बेसिस पे जैसे कुछ क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। भैया एक तो ये सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। ये मैंने दो वायर्स लिए, ठीक है, ये मैंने दो वायर्स ली हैं, पैरेलल वायर्स, और ये दोनों की दोनों वायर्स इनफाइनाइट वायर्स, इनफाइनाइट है दोनों की दोनों। जैसे मैंने बोला सबसे ज्यादा हमारे पास इनफाइनाइट का ही आएगा। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है सपोज आई, और इस वायर में करंट ले लो कि फ्लो कर रहा है भैया 2i। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट लिया पॉइंट Q, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया पॉइंट R। इन सबके डिस्टेंस की वैल्यूज भी हमें गिवन है कि भैया ये कितने कितने डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस हमें दे रखा है कि भैया ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस है a/2, और ये डिस्टेंस भी है a/2, और लास्ट वाला भैया ये डिस्टेंस है फिर से a। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट द पॉइंट P, Q एंड R। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन के साथ बताना है, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, और वैल्यू भी। कौन कौन से पॉइंट पे भैया? पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे और पॉइंट R पे। तो चलो ट्राई टू कैलकुलेट योरसेल्फ, खुद से ट्राई करो। या चलो एक काम करता हूं, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट का कैलकुलेट करके दे देता हूं, उसके बाद आप खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है? एक पॉइंट का कैलकुलेट कर देता हूं। जैसे मैं सबसे पहले लास्ट वाले पॉइंट का कैलकुलेट कर रहा हूं, पॉइंट R का। आ जाओ भैया, मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं आपको पॉइंट R का। तो मेरे को बताओ, जैसे ये फर्स्ट वायर है, इनफाइनाइट वायर है ये सब, ये फर्स्ट वायर के लिए जो ये पॉइंट R आ रहा है वो किधर आ रहा है, राइट में या लेफ्ट में? तो हमने देखा कि भैया ये राइट में आ रहा है। तो मेरे को बताओ इसकी वजह से जो पहली मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, इनवर्ड्स आएगी या आउटवर्ड्स आएगी?
इनवर्ड्स। भाई वेरी गुड, Inwards. इनवर्ड्स आएगी। तो आप b1 की वैल्यू लिखोगे, b1 की वैल्यू लिखोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं कि भैया b1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई। बच्चा डिस्टेंस, तो मेरे को बताओ ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया पॉइंट आर का। तो भैया अगर आप ये टोटल डिस्टेंस पीछे क्वेश्चन में देखो तो ये टोटल डिस्टेंस 2a हो रहा है। कैसे 2a हो रहा है? ये डिस्टेंस a प्लस ये डिस्टेंस भी तो a ही है, तो a प्लस a कितना हो गया? 2a हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भैया? 2 पाई इंटू 2a, और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है इनवर्स। सब लोग प्लीज चेक करके बताओ, किसी को यहां तक कोई डाउट है? ये वायर वन के लिए कैलकुलेट किया है, वायर वन के लिए। सिमिलरली अब आ जाओ कैलकुलेट करते हैं वायर टू के लिए। तो भैया एक बात सोच के बताओ, वायर टू के लिए भी ये आर पॉइंट किधर आ रहा है? भैया वायर टू के लिए भी तो ये पॉइंट राइट साइड ही आ रहा है। तो अगर ये पॉइंट राइट साइड आ रहा है तो वायर टू की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स होगी। अब की बार वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2i, और 2 पाई इंटू, भैया इसके लिए डिस्टेंस कितना है ये? इसके लिए क्वेश्चन में डिस्टेंस ये दे रखा है हमें कि ये डिस्टेंस a है, तो यहाँ पे आप ये वैल्यू लिख दोगे a, और इसकी डायरेक्शन भी लिख दोगे इनवर्ड्स। सिंस दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है वेक्टर क्वांटिटीज की, तो उनको क्या करते हैं हम? एट। ऐड। तो आप लिखोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट आर। एट द पॉइंट आर पे आप नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, तो b1 प्लस b2, तो दोनों में से देख लो क्या कॉमन आ रहा है। भैया मुझे कॉमन दिख रहा है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई कॉमन आ रहा है। फर्स्ट वाले टर्म में देखो 2 पाई ए, फर्स्ट वाले टर्म में देखो तो मेरे पास बच रहा है 1/2, प्लस दूसरे वाले टर्म में देखो तो मेरे पास क्या बच रहा है? 2। क्या यहां तक क्लियर हो रहा है? चेक करो। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 प्लस हाफ 3/2। तो मैं यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई ए, एंड नेट डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इनवर्ड्स आ रही थी तो नेट डायरेक्शन भी इनवर्ड्स है। अब सब लोग चेक करके बताओ किस किस को यहाँ पे डाउट है। सर वहां पे 5/2 आएगा। यस, माई मिस्टेक, Yes, वेरी sir. गुड। 2 प्लस हाफ इज नॉट 3/2, 1 प्लस हाफ होता है, दैट इज 5/2, तो ये ऊपर आ जाएगा 5/4। थैंक यू सो मच। अब तो ठीक है, और कुछ भी डाउट है तो बता दो। चलो डन। तो ये मैंने आपको पॉइंट आर के लिए कैलकुलेट करके दे दिया है। अब आपका टारगेट क्या है? आप पॉइंट क्यू और पी के लिए बताओगे मेरे को। तो चलो अपने आप सॉल्व करो पॉइंट पी एंड क्यू के लिए। ये लो भाई प्रीवियस स्लाइड।
आकाश कोई बात नहीं, आंसर बाद में चेक कर लेंगे, मतलब मैं वैसे बता दूंगा, तुम वेरीफाई कर लेना। हाँ तनिष्का, आपको स्लाइड दिखा दूंगा एक बार स्टार्टिंग से फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर आप ढंग से देखो तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी पे, नहीं पॉइंट क्यू पे भी आएगा कुछ ना कुछ, दोनों में करंट सेम ही है, ठीक है भाई, दोनों पे ही आंसर आएगा कुछ ना कुछ। पॉइंट आर पे और पॉइंट पी पे, दोनों पे आंसर सेम आएंगे, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो चेक करो सबको आंसर यही आ रहा है क्या, कि पॉइंट पी पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये पॉइंट पी था ना लास्ट में, हाँ बिल्कुल, पॉइंट पी पे वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी, 5 म्यू नॉट आई/4 पाई ए, लेकिन बस डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन बस इनवर्ड्स की जगह आउटवर्ड्स हो रही है। नहीं अभी भी गलत आ रहा है, नहीं गलत है भैया, गलत है। बाकी एक मिनट चेक कर लेता हूँ, एक मिनट, हम रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इसमें करंट सेम नहीं है, तो इसकी वजह से आया आउटवर्ड्स दैट इज डिस्टेंस ए, तो म्यू नॉट आई/ए। भैया कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, आंसर्स अलग आएंगे, सेम नहीं आएगा। तो लेट्स कैलकुलेट फॉर द पॉइंट पी फटाफट। भैया पॉइंट पी पे सबसे पहले फर्स्ट वायर की वजह से, मैंने वायर का नाम दे रखा है तो अब आपको अपने आप देखना पड़ेगा, फर्स्ट वायर की वजह से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो भैया मैग्नेटिक फील्ड आ रही है म्यू नॉट आई/2 पाई ए, और ये डायरेक्शन आ रही है आउट। मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा म्यू नॉट 2 आई, लेकिन डिस्टेंस भी अभी भी 2 ए है, और ये डायरेक्शन भी आ रही है आउटवर्ड्स, तो इस टू को इस टू से कैंसिल आउट कर दो, तो देखा जाए तो ये भी कितना आ गया, म्यू नॉट आई/2 पाई ए ही आ गया। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप ऐड कर दोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी, दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है तो 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा म्यू नॉट आई/पाई ए, दैट इज आउटवर्ड्स डायरेक्शन। चेक करो अब सबका पॉइंट पी पे यही आ रहा था या अलग आ रहा था आंसर। सर यही आ रहा था। वेरी गुड। अब करते हैं कैलकुलेट फॉर पॉइंट क्यू एंड दैट्स इट। भैया पॉइंट क्यू के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जो फर्स्ट वाली प्रीवियस स्लाइड में, फर्स्ट वायर की वजह से कैलकुलेट करूं तो आ रही है म्यू नॉट आई/2 पाई ए/2, और ये डायरेक्शन आ रही है इनवर्ड्स फर्स्ट वायर की वजह से, लेकिन सेकंड वायर की वजह से देखूं तो ये आ रहा है भैया म्यू नॉट आई/2 पाई, ऊपर करंट की वैल्यू 2 ए है, तो एक तो इसको आई की जगह 2 आई लिखना पड़ेगा, और नीचे है हमारे पास a/2, लेकिन ये डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड्स। तो अगर आप देखो ये कटा, हमारे पास आया म्यू नॉट 2 आई/पाई ए, इधर भी 2 से 2 कटा, तो हमारे पास ये डायरेक्शन वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई/पाई ए। तो मेरे को बताओ कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, बी वन या बी टू? B2। B2 भाई बी टू बड़ी है, तो जब मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, सिंस दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो B2 - B1 करना पड़ेगा, और B2 बड़ा है तो नेट डायरेक्शन क्या आएगी भैया, नेट डायरेक्शन आउटवर्ड्स आएगी, क्योंकि जो बड़ा है उसी का राज चलेगा, तो भैया इधर इसकी डायरेक्शन आएगी दैट इज आउटवर्ड्स। तो मैं लिखूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, भैया अब की बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो म्यू नॉट 2 आई/पाई ए माइनस म्यू नॉट आई/पाई ए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा म्यू नॉट आई/पाई ए, और नेट डायरेक्शन क्या आ रही है, नेट डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड। सब लोग चेक करो अब सबको पॉइंट क्यू का भी क्लियर है या फिर से कुछ रिपीट करना है इसमें? सर क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया।
सर प्रीवियस वाला रिपीट कर दो। पॉइंट पी वाला, यस सर। यस सर। पॉइंट पी है कि ये सपोज फर्स्ट वायर है, इस फर्स्ट वायर की वजह से भैया पॉइंट पी तक का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट पी तक का डिस्टेंस ए है, और इसमें करंट की वैल्यू आई जा रही है। डायरेक्शन क्लियर है कि डायरेक्शन आउटवर्ड कैसे आई? यस सर क्लियर है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई, और डिस्टेंस कितना है, ए है आउटवर्ड्स। लेकिन सेकंड वाली वायर के लिए भी तो ये पॉइंट लेफ्ट में ही है, सेकंड वायर के लिए भी ये पॉइंट लेफ्ट में ही है, तो अभी भी डायरेक्शन आउटवर्ड्स आएगी। लेकिन इसके लिए ये मेरे को ये टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है भैया, ये टोटल डिस्टेंस 2a है। और इसमें लेकिन करंट भी कितना फ्लो कर रहा है, 2i कर रहा है, तो करंट का 2 और डिस्टेंस का 2 कट गया, तो हमारे पास बस बचा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है, और ऊपर भी यही आ रहा था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है। इन दोनों को ऐड करो तो भैया आंसर देखो यही आएगा। अब क्लियर है? यस सर। चलो गुड, यस। बहुत सही। तो अगर आपको ये सब बिल्कुल क्लियर है, जतिन एक बार सारी स्लाइड दिखा देता हूँ, 1 मिनट भैया, आप ये वाला क्वेश्चन ऐसा होमवर्क ट्राई करोगे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, मेरे को स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। आई हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। करंट फ्लो कर रहा है आई, और इस स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो 2a दे रखी है, साइड 2a। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। अच्छा ओके।